हेलो डियर सिस्टर ब्रदर एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले संयोजन अभिक्रिया की। और संयोजन अभिक्रिया को हम अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस अभिक्रिया की बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कल के रिवीजन की, कि आखिर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उदाहरण है। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के कितने तरीके हैं। दो तरीके होते हैं, फर्स्ट होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो होता है उसको दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या कर रहे थे, संतुलित कर रहे थे। क्यों संतुलित कर रहे थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले का संपूर्ण द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अभिक्रिया के पहले के तत्वों की कुल संख्या अभिक्रिया के बाद के तत्वों के परमाणु की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो उस नियम के सत्यापन के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि का। अगर अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या मैच नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मैच करके दोनों में बराबर कर देते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर हमको आगे पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दे रखा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रिया आती है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया की, जो आज का हमारा टॉपिक है। संयोजन अभिक्रिया जो है, अगर हम संयोजन शब्द की बात करें तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो सम आ रहा है और दूसरा आ रहा है योजन। अगर सम शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, हम उपसर्ग के रूप में देखें इसको, तो इसका अर्थ होता है साथ और योजन का अर्थ होता है जोड़ना। तो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम शब्दों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। रासायनिक तो इस अभिक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं कि अगर कोई दो अभिकारक दे रखे तो उनको जोड़ के एकल उत्पाद बनाते हैं। दो को जोड़ के क्या करते हैं, एक बनाते हैं। नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो साथ जोड़ना, दोनों जो साथ वाले उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और क्या बनाएंगे उत्पाद में, एक। उत्पाद क्या होता है, तो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। और अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा की। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण की। हम ज़्यादा हार्ड उदाहरण न लेकर बिल्कुल ही आसान से उदाहरण लेंगे, जिनको हमने आगे चर्चा में शामिल किया हुआ है। फर्स्ट उदाहरण जो है C+O2, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, CO2। अब हमको यहाँ पर यह जानने की आवश्यकता है कि कार्बन जो होता है वो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। हमारी किताबें किसके बने हुए हैं, कागज जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। हमारे जो बैग है वो किसके बने हुए हैं, उसमें भी कार्बन है। हमारे जो कपड़े जो है उसमें भी कार्बन है। प्रकृति की अधिकतर चीज़ें जो है उसमें क्या है, कार्बन है। जहाँ भी देखोगे आपको कार्बन मिल जाएगा। किसी भी वस्तु को देखो अधिकतर क्या है, कार्बन है। तो ये कार्बन जो है इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कोयले का दहन। क्या बोलेंगे, कोयले का दहन। क्योंकि कोयला जो होता है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कोयले का दहन अभिक्रिया अगर हमको पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला आज का हमारा उदाहरण हो गया, A+B दोनों को जोड़ा तो एकल उत्पाद। हमने कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
कोयले का दहन, कोयला जो है क्या है, कार्बन है। दूसरा उदाहरण की बात करें हम, जल का निर्माण, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जल का निर्माण जो है उसको करेंगे अभी हम, जो हमने पहले कर रखा है। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलती है तो हमको एकल उत्पाद मिलता है, और एकल उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, H2O। और H2O को क्या कहते हैं हम, जल। तो दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद। दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद। तो जल का निर्माण भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर संयोजन अभिक्रिया के इससे ज़्यादा उदाहरण आपको पूछे जाते हैं तो आप पुराने उदाहरण को भी रिपीट कर सकते हो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको इन 2-3 उदाहरण में से 1-2 उदाहरण याद रखने हैं, जो आपके काम आराम से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम 10वीं के बच्चे हैं और आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करवाए जा रहे हो, C+O2 CO2 होता है, H2+O2 H2 होता है। तो अब जिस उदाहरण की हम बात करने जा रहे हैं वो संयोजन अभिक्रिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो अब उदाहरण ले रहे हैं हम कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की अभिक्रिया किससे होगी, ऑक्सीजन से, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको बैलेंस करना चाहे हम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का गुणा। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लिखकर चेंज नहीं कर सकते। अगर हमको इसकी संख्या 2 करनी है तो ये जो ब्रैकेट बना है उससे बाहर करनी है। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो अब 2 जो है कैल्शियम भी डबल हो गया। अगर कैल्शियम भी 2 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे हम कैल्शियम 2 है या नहीं। तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम इसके गुणांक में किसका गुणा कर देंगे, 2 का। तो अब क्या हो गया, कैल्शियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। कैल्शियम कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। क्यों 2 है, इधर समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1। हम क्या करते हैं, 2 का गुणा 1 से किया, 2 कैल्शियम, 2 का गुणा 1 से किया, 2 ऑक्सीजन। तो ब्रैकेट के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमको बैलेंस करना है तो ब्रैकेट से बाहर से कर सकते हैं। कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से की, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया हमने जल से करवाई, H2O से, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने किससे कराई, जल से कराई, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ में क्या निकली, उष्मा। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी अभिक्रिया हमने करवाई CO2 गैस से। तो अब बना हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca को बोलते हैं कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca को बोलते हैं कैल्शियम, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब तक तुम लोगों को लग रहा था सर आप तो बोल रहे थे दैनिक जीवन से जोड़कर बताएंगे, और ये कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दी, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से करवा के कैल्शियम कार्बोनेट कर दिया, और उधर जल निकाल दिया। तो ये कौन सा दैनिक जीवन है, हमने तो कभी ऐसा दैनिक जीवन में नहीं देखा है। तो अब बात करते हैं हम, अब तक जो तुम खेल रहे थे वो दूसरी पिच थी। अब जो वेट पिच पे खेलने आ रहा है वो कौन आ रहा है, विराट। और चैनल किसका है, विराट का। अब बात करते हैं हम कि कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, अभिक्रिया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड है ये, तो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो। स्कूल में जब भी कोई टूर्नामेंट होते हैं तो हम मार्केट से लेके आते हैं चूना, वाइट वाला चूना, जो हम लाइनिंग में काम में लेते हैं। तो वही जो वाइट वाला चूना है उसी को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इतना समझ में आ रहा है। जो वाइट चूना है उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका क्या है, ये रासायनिक सूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको अगर हम सफ़ेदी करने में काम में लें, अगर घरों में सफ़ेदी करनी हो तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम काम में लेना हो तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम ले आते हैं, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाल देते हैं, जल में।
जल का सूत्र क्या होता है H2। जल का सूत्र क्या होता है H2। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल दिया, जल। अब जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में हमने जल डाला तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में क्या निकली, उष्मा। मतलब जैसे ही इसमें इसको डाला हमने, हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद देखते हैं कि ये उबलने लग जाता है और बहुत ही गर्म हो जाता है। तो गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है। अब बात करते हैं हम कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अब CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन गया। तो जब हमने इस लैब को तैयार किया था, ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, दीवार पे सफेदी करने में काम में लेंगे। और जब हम इसकी दीवार पे सफेदी कर देते हैं तो उस टाइम इसकी जो चमक होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल ही फीकी फीकी होती है। लेकिन जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, इसको 2 दिन 3 दिन लगते हैं अभिक्रिया करने में। और जब ये आराम से, जैसे अभी परीक्षा को 3 महीने हैं, आराम से पढ़ाई चल रही है, वैसे ही ये जो है अभी इसके परीक्षा को कितने दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, ये आराम से अभिक्रिया कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई जल्दबाजी नहीं है। किससे अभिक्रिया करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये 2-3 दिन के बाद जब इससे धीरे धीरे अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से जुड़ के कुछ और नया बन गया। क्या नया बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक पतली परत के रूप में होता है, और H2 जो होता है वो वाष्प बन के वापस वातावरण में मिल जाता है, और हमको ये कलर के रूप में, चूने के रूप में दीवार में सफेदी पे जो किया था वो एक परत के रूप में प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जब भी चूना जो है बाहर आता है एक परत के रूप में आता है, पपड़ी के रूप में आता है, तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ मैं तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं और बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। बुझा हुआ चूना क्या होता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, उसको जल में डाल देते हैं तो जल जिसमें भी हम डालते हैं बुझ जाता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। और जैसे ही इस पर जल डाल दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना है, बुझा हुआ। तो हमको अधिकतर कन्फ्यूजन होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको पता है कि अगर किसी को बुझाना है तो उसमें क्या डालते हैं, हम जल डालते हैं H2। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से H किस में है, H कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा है, ये वाला। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन, ये वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, धीरे धीरे। तभी जो सफ़ेदी जो है उसको चमकने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपने दैनिक जीवन में एक तो कलर के रूप में देखा है, एक अपने कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके ऊपर के जो पंख होते हैं उनके, तो वो भी किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। अपने मार्बल जो होता है वो भी किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अब ये सारे रूप किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। जैसे बेसन जो होता है उससे हम समोसा बना सकते हैं, उससे हम पकौड़ी बना सकते हैं, उससे हम आलू बड़ा बना सकते हैं। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के ये सारे अलग अलग रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अपने कीड़ों मकोड़ों की कवच के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दीवारों पर सफेदी करने के बाद जो परत है उस रूप में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे जो फर्श से लगे हुए हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसमें अगर कुछ बताना हो तो बताने जैसा कुछ लग नहीं रहा है, आगे की बात करनी चाहिए लग रहा है यूँ। अब करते हैं आगे की बात। ऊष्मासेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही हमको पढ़नी है ऊष्मासेपी अभिक्रिया। पहले हम ऊष्मासेपी अभिक्रिया की परिभाषा का देख लेते हैं। ऊष्मासेपी अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है
उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया जब हो रही है तो हमको जो नया पदार्थ मिल रहा है उसके साथ में क्या मिलेगी? ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? गर्मी होती है। क्या होता है? गर्मी। या तो वाष्प निकल रही है या फिर किसी न किसी रूप में हमको क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है। एक उदाहरण लेते हैं हम। फर्स्ट उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो प्राकृतिक गैस होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन। तो मीथेन जो होता है उसका दहन करना है। दहन क्या होता है? उसको जलाना। दहन क्या होता है? उसको जलाना। तो किसी को जलाने के लिए हम किसको सहायता में लेंगे? ऑक्सीजन को। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। काम में क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। जब मीथेन को हम जलाते हैं तो हमको मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस। जब मीथेन को हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? CO2 गैस। अब मीथेन जो है यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक गैस। मीथेन का हम रसोई घर में ईंधन के रूप में, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन जब ये जलता है तो उसके साथ में क्या बनाता है? CO2। और CO2 जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, वायु प्रदूषण भी करता है। जब CO2 की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी या फिर बढ़ती है तो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य से जो आने वाली विकिरणें हैं, वो रिटर्न CO2 गैस वापस जाने नहीं देती, जो है जिससे अपने जो पृथ्वी जो है यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और टेम्परेचर जो है 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री, 50, 51 डिग्री यहाँ तक चले जाता है। तो CO2 गैस जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और ये वायुमंडल को तापमान बढ़ाने में भी सहायक है। इसलिए हम इसका खाना बनाने में या फिर प्राकृतिक ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं लेते। तो हम कौन सी गैस उपयोग में लेते हैं? हम उपयोग में लेते हैं LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस को हम किस रूप में लेते हैं? रसोई घर में ईंधन के रूप में। अब दूसरा जो उदाहरण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर आप समझना चाहो उसको। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। श्वसन जो है वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो है वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब हम लेते हैं C6H12O6 प्लस O2। हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। C6H12O6 क्या होता है सर? तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता ही है। H2O क्या होता है? जल होता है। तो ये जो श्वसन की अभिक्रिया जो है इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? जब भी हम पेड़ पौधों से फल फ्रूट या फिर हम आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट देता है हमको। और कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु जब पाचन के दौरान, जब इसको हम खाते हैं और जब इसका पाचन होता है तो ये बदलता है किसमें? सरल अणु में। और ये जब सरल अणु में बदलता है तो कार्बोहाइड्रेट से किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। तो फाइनली हमारे शरीर में क्या है? अभी ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में जो रक्त है उस रक्त खून में मिल जाता है। किस में मिल गया ग्लूकोज? खून में, रक्त में। अब हमने क्या लिया? श्वास ली। और श्वास जो है फेफड़ों की सहायता से रक्त में मिल जाती है। और रक्त में मिलने के बाद ये दोनों जाते हैं किसके पास? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कोशिका। हमारा शरीर का सबसे छोटा भाग उसका क्या नाम है? कोशिका। कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? CO2 गैस बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं और श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं और श्वास लेते हैं, ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं? खून में जाते हैं। खून से कहाँ जाते हैं? शरीर के सबसे छोटी संरचना कौन सी? कोशिका। और कोशिका में एक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के दौरान ये दोनों किस में बदल जाते हैं? CO2 में और H2O में। CO2 जो है खून से होती हुई, रक्त के माध्यम से होती हुई हम श्वास से बाहर निकाल देते हैं। H2O जो है
वाष्पावस्था में बाहर आ जाता है और ऊर्जा जो है वो हम किसी काम को करने में यूज में लेते हैं। तो जब भी हम श्वास लेते हैं और खाना खाते हैं तब भी हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं एक बार और रिवाइज करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमको? खाने से। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? खाने से। और हमने क्या लिया? श्वास। हमने खाना खाया, श्वास ली, ये जो दोनों है रक्त में मिलकर कहाँ गए? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका में गए। कोशिका में क्या बनाया? CO2 और H2O, और इस दौरान क्या बनी? ऊर्जा। अब ये जो प्रोसेस है वो उल्टा भी चलता है। उल्टा कैसे चलता है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 जो हम श्वास में बाहर निकालते हैं और H2O जो है जल जो है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 और O2, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं और ग्लूकोज को बनाते हैं। जो पेड़ पौधे ने ग्लूकोज बनाया था वो हमने खाया और उसके साथ में हमने क्या ली? ऑक्सीजन गैस। जब ये दोनों हमने शरीर में अंदर में लिया तो हमने क्या बनाया? CO2 बनाया और H2O बनाया। CO2 जो है वो हमने बाहर निकाल दी और क्या था? जल। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? हमने जो CO2 बाहर निकाली है और जल को लेकर क्या बनाएंगे? वापस C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे और O2 बनाएंगे। पेड़ पौधे ने जो ग्लूकोज बनाया है, जैसे चावल बने हैं, आलू बने हैं, तो इनको हमने वापस खाया और हमने क्या ली? श्वास ली। तो इन दोनों से हमने वापस इसको शरीर में लिया। वापस हमारे शरीर में क्या बना? CO2 बना, और CO2 बनने के बाद हमने इसको बाहर निकाला और पेड़ पौधों ने अपने जड़ों के माध्यम से क्या लिया? H2O लिया। तो इन दोनों को पेड़ पौधे वापस मिलाकर क्या बना देते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। और ये ग्लूकोज जो हमने वापस क्या किया? खाया। और ग्लूकोज खाने के बाद हमने साथ में क्या ली? श्वास ली। और श्वास में हमने क्या, कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा चक्र बना रहता है। इसको हम अच्छे से और आराम से विस्तृत तरीके से लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। अब लास्ट तीसरा जो उदाहरण है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है या फिर ऊर्जा बनती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ऊर्जा बन रही है। जब हमने ग्लूकोज को खाया, ऑक्सीजन गैस को लिया, तो उस दौरान हमारे शरीर में क्या बनती है? ऊर्जा। तो जब भी ऊर्जा बन रही है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बन रही है तो उसको क्या कहते हैं? हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब लास्ट तीसरा जो उदाहरण है वो उदाहरण है कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग क्या होता है कि हम जो साग सब्जियां जो होती है, हमारा वेस्टेज जो होता है, उनको सड़ाते और गलाते हैं। तीसरा जो उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, वो कौन सा है? कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है कि जब भी हम बची हुई साग सब्जियों को कई कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, उनको सड़ाते और गलाते हैं, तो सड़ाने गलाने के दौरान उसमें क्या पड़ जाते हैं? बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। तो सड़ाने गलाने के दौरान उसमें क्या पड़ जाते हैं? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसमें अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के दौरान क्या निकलती है? ऊष्मा। और इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। श्वसन को मैंने उस डिटेल में नहीं बताया जिससे आप हो सकता है कि उसमें उलझ गए हो, लेकिन लेसन नंबर 6 जो आएगा उसमें अच्छे से डिटेल से बताना था। यहाँ पर सिर्फ इतना बताना था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है उसका उदाहरण श्वसन होता है, या फिर श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर हम श्वसन की जो अभिक्रिया है उसको बैलेंस करना चाहे तो 1 मिनट और ले लेते हैं। अभिक्रिया क्या थी? हमने ग्लूकोज खाया था C6H12O6 प्लस हमने क्या लिया था? ऑक्सीजन गैस। बना क्या था? CO2। और क्या बना था? H2O। और क्या बना था? ऊष्मा। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 6। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर 6 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2 ऑक्सीजन। 2 का गुणा 6 से किया तो 2 का गुणा 6 से करते कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 12 और 1 कितना हो गया? 13। अब इधर देखते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन। और इधर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन।
तो 6 ऑक्सीजन तो इधर है हमारे पास, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। क्या कर सकते हैं हम, हाइड्रोजन को देखते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। क्या करेंगे, 6 का गुणा, 6 का गुणा 2 से क्या कितने हो गए, 12। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। ये क्या है, बैलेंस। कार्बन कितने हैं, 6। इधर कितने कार्बन है, 6। ये भी क्या है, बैलेंस। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन को, उधर कितने ऑक्सीजन है, ये 6 है और ये 1 है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। इधर 6 का गुणा 2 से क्या, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, 12 और 6 टोटल कितने ऑक्सीजन है इस तरफ, 18 ऑक्सीजन। अब इस तरफ भी 18 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6। यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। अगर इसको चेंज करने जाएंगे हम तो ये पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। इस वाले ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, कितने करते हैं, 18। तो 6 यहाँ पर है, बचे कितने, 12 करने। तो 2 का गुणा किससे कर दो, 12 हो जाए, तो किसका गुणा कर देंगे, 6 का। अब मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो है, संतुलित है। एक बार चेक कर लेते हैं। कार्बन कितने, 6। इधर कार्बन कितने, 6। हाइड्रोजन कितने, 12। इधर हाइड्रोजन कितने, 12। इधर ऑक्सीजन कितने, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 18। इधर कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इधर है, 1 का गुणा 6 से गया तो 6 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया को बिल्कुल ही आसान तरीके से शॉर्ट में कैसे अपने संतुलित करते हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर को अपने आसानी से धीरे धीरे पढ़ते हुए पूरा कर देते हैं।